ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्सेज है वो लिविंग सोर्सेज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमेशा सिर्फ लिविंग सोर्सेज से ही हासिल किया जा सकता है, इसको नॉन लिविंग रिसोर्सेज से हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे कि लिविंग रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ये दो बेसिक सोर्सेज हैं जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल किया जाता है। अदरवाइज हम लैब के अंदर या फिर किसी भी इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ नॉन लिविंग रिसोर्सेज से ही हासिल किया जा सकता है, जैसे कि मिनरल्स हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों के जहनों में था ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके जो ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता था। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक वाइटल फोर्स मौजूद होती है, एक गैर इरादी कुव्वत मौजूद होती है, और उस कुव्वत की वजह से, उस फोर्स की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनको हम जस्ट ऑर्गेनिक सोर्सेज से इनको हम जस्ट लिविंग सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता था। इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया एक साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक वोलर, 1828 में। 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोलर, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोई जो है वो अपने प्रिपरेशन कर रहा था किसी कंपाउंड की, और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन की। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जिसके साथ उसने डील किया? वो था अमोनियम सायनेट, जिसका फॉर्मूला है NH4CNO। इस अमोनियम सायनेट को उसने कन्वर्ट किया यूरिया के अंदर। अब यूरिया क्या है? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको एनिमल फीसिस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ये खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। एनिमल के जो फीसिस हैं उसमें यूरिया कंपाउंड मौजूद होता है, और प्लांट्स में, एग्रीकल्चर में ये खाद के तौर पर जो है वो यूज़ होता है। अब ये जो अमोनियम सायनेट है, अमोनियम सायनेट से यूरिया की जो प्रिपरेशन थी वो लैब के अंदर हुई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी? वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया? फ्रेडरिक वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन कर डाली। तो इस तरह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो रिजेक्ट हो गई, वो गलत साबित हो गई, और इसके गलत साबित होते ही बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। जैसे ही यूरिया की फॉर्मेशन हुई और साइंटिस्ट को एक रास्ता मिल गया, साइंटिस्ट के जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक दरवाज़ा खुल गया, उन्हें ये पता चल गया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग रिसोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, सिर्फ नेचर से इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, खुद इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो कॉन्सेप्ट गलत साबित हो गया। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर फिर वर्किंग स्टार्ट कर दी, और इसी वजह से जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो प्रिपेयर होना शुरू हो गए। तो आज हमारे पास हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लैब के अंदर प्रिपेयर होते हैं, लैब के अंदर उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनकी प्रिपरेशन होती है, और इस वजह से फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई। जब ये वाला काम हुआ, यूरिया की प्रिपरेशन हुई, अमोनियम सायनेट से जो है वो कन्वर्ट करके यूरिया के अंदर उसको कन्वर्ट किया गया, यूरिया की सिंथेसिस करवाई गई, तो इसमें अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की को एक नया कॉन्सेप्ट मिला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट मिला, तो एक नई डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अराइव हुई। अब उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव्स। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होगी जिसके अंदर हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को दूसरा नाम हाइड्रोकार्बन्स का भी दिया जाता है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं,
इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं। इनके अंदर कुछ और एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर कोई हैलोजन ग्रुप हो गया। और इसकी जो बेसिक चेन होगी या फिर जो बेसिक इसकी पेरेंट चेन होगी वो किस पर मुश्तमिल होगी? वो कार्बन पर मुश्तमिल होगी। अच्छा, इसके साथ जब स्टडी हुई तो कुछ चीज़ें और भी सामने आई। पता ये चला कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन पर तो मुश्तमिल हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हैं। उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नहीं रखा गया। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जैसे कि कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए। तो इनके अंदर कार्बन मौजूद होता है बहुत तादाद में, लेकिन उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा गया। अब उसको क्यों नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन ख़ास प्रॉपर्टीज़ की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।